बच्चों, उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई को आगे बढ़ा रहे होंगे। आज का ये जो वीडियो है वन शॉट चैप्टर नंबर 8 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, और 60 मिनट्स के अंदर यानी 1 घंटे के अंदर आपको मैं सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपके सामने रख दूंगा। तो शुरू से लेकर अंत तक, जो कि छोटा वीडियो है, शुरू से लेकर अंत तक पूरा वीडियो देखिए, जिससे हर कॉन्सेप्ट को आप दिमाग में रख पाएं और उसके बेसिस पे बढ़िया एग्जामिनेशन में परफॉर्म कर पाएं। चलिए बिना देर किए हुए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ये रहा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्लास 12 बोर्ड्स वन शॉट वीडियो है, 60 मिनट्स के अंदर हम लोग करने वाले हैं। और हाँ, अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिएगा। और ये हार्डवर्क जो मैं आपके लिए कर रहा हूं, अरविंद सर आपके लिए कर रहे हैं, अगर आपको लगे इससे आपको हेल्प मिली है तो अरविंद एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कई बच्चों का रहता है कि जो सर आप यहां पढ़ा रहे हैं उसका पीडीएफ मिल जाए तो बड़ी अच्छी बात है। तो बहुत ही सिंपल सी बात है, आप अरविंद एकेडमी ऐप को डाउनलोड कर लीजिए बेटा। यहां पर स्टोर सेक्शन में जाइए। स्टोर सेक्शन की जाने के बाद ये आपको क्लास 12 फ्री पीडीएफ का एक कोर्स दिखेगा। ये थंबनेल है उसका बड़ा सा, क्लास 12 फिजिक्स फ्री पीडीएफ। इसका जो प्राइस है मैंने लाखों में कर दिया है, जिससे गलती से कोई बच्चा इसको परचेज ना कर ले। इसके अंदर जो भी पीडीएफ्स हैं वो फ्री हैं, ओपन है। आप क्लिक करोगे तो डाउनलोड हो जाएगी और उसको अपनी पढ़ाई के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बड़ी सिंपल सी बात है, अरविंद एकेडमी ऐप को डाउनलोड कर लिए, स्टोर सेक्शन में जाइए और क्लास 12 फ्री पीडीएफ के कोर्स से अपने पीडीएफ्स को डाउनलोड कर लीजिए। आप अपडेटेड रहें, इसके लिए अरविंद एकेडमी का टेलीग्राम चैनल भी है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। उस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर अपडेट्स, जानकारी और आप अच्छी तरह मेहनत करें सही दिशा में, वो मैं आपको बताता रहूंगा। और जिन बच्चों के साथ दिक्कत है स्कूल में कि स्कूल में जो टीचर पढ़ा रहे हैं उनका समझ में नहीं आता, कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज है, टफ लैंग्वेज है, डेरिवेशन नहीं बनते, न्यूमेरिकल नहीं निकलते, कंफ्यूजन बहुत ज्यादा है, तुरंत मेरे साथ द्रोणा 2.0 में आप जुड़ जाइए। यहां पर मैं फिजिक्स में स्वयं खुद ही पढ़ाता हूं आपको लाइव क्लास में, जिससे आपको फिजिक्स आसान लगेगी, हर टॉपिक क्लियर होगा, न्यूमेरिकल्स एंड डेरिवेशन सब समझ में आ जाएंगे। यही नहीं, इस कोर्स के अंदर आपको एनसीईआरटी एक्सरसाइज के हर सवाल का वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा, जो मैंने खुद रिकॉर्ड किया है अपनी आसान भाषा में और डिटेल्ड वर्जन में। एनसीईआरटी एग्जांपल्स का भी, हर एग्जांपल का आपको वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा, मैंने रिकॉर्ड किया है। और पीवाईक्यूज, जो सिलेक्टेड पीवाईक्यूज पिछले 10 साल के, उनका भी वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा। इसके साथ साथ क्लासेस तो लाइव होंगी ही, और आपको चैप्टर वाइज वर्कशीट भी मिलेगी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से भरी होगी और फुली सॉल्व होगी वो। तो इन सब चीजों को लेने के लिए, जिससे आपकी पढ़ाई बड़ी शानदार हो सके, आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। द्रोणा 2.0 में बहुत ही नॉमिनल फीस है, जिससे आपको कोई भी दिक्कत का सामना ना करना पड़े। और जिन बच्चों को द्रोणा 2.0 में जुड़ना है वो अरविंद एकेडमी ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, स्टोर सेक्शन में जाइए, वहां पर आपको लिंक, ये द्रोणा कोर्स दिखेगा, वहां पर लिंक मिलेगा। जब आप प्रेस करेंगे आई एम इंटरेस्टेड का, तो आई एम इंटरेस्टेड में आप क्लिक करेंगे तो आपको व्हाट्सएप और एसएमएस लिंक आ जाएगा पेमेंट का। पेमेंट करते ही ये कोर्स तुरंत ही एक्टिवेट हो जाएगा। चलिए शुरू कर लेते हैं फटाफट रिवीजन वाली बात या इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट वाली बात। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये जो चैप्टर है वो 3 पार्ट में है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के 3 पार्ट कौन कौन से हैं, जिसको ध्यान में रख के आप पढ़ सकते हैं। पहला है डिस्प्लेसमेंट करंट, जैसा आप देख रहे हैं। दूसरा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की वेव की प्रॉपर्टीज, और तीसरा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का स्पेक्ट्रम। ये 3 चीजें इस चैप्टर में आपको पढ़नी रहती हैं। अब शुरुआत करेंगे डिस्प्लेसमेंट करंट से। तो ये भी आपके कोर्स में है कि डिस्प्लेसमेंट करंट आखिर क्यों पिक्चर में आई, उसकी जरूरत क्या पड़ी। तो उसके लिए एक हेडिंग आती है या इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है जिसे बोलते हैं इनकंसिस्टेंसी विद एम्पियर्स लॉ। एम्पियर्स लॉ के साथ इनकंसिस्टेंसी होनी, क्या इनकंसिस्टेंसी है, आइए देख लेते हैं। ये कोर्स में समझना जरूरी है आपको। तो सबसे पहली बात करते हैं कि एम्पियर्स लॉ होता क्या था। कई बच्चे भूल जाते हैं उनके लिए कि ये था B.dl किसी क्लोज लूप में, और क्लोज लूप से लाइन इंटीग्रल म्यू नॉट इंटू आई। आई था नेट करंट जो उस क्लोज लूप के एरिया को पेनिट्रेट करती हुई जा रही है। ये एम्पियर्स लॉ था। अब होता क्या है कि एक इवेंट ली जाती है, घटना ली जाती है, जो मैं दिखाऊंगा कैपेसिटर चार्जिंग की, उसमें ये एम्पियर्स लॉ हम लगाते हैं एक ही जगह मैग्नेटिक फील्ड लगाने के लिए, लेकिन 2 तरीके से लगाते हैं इसी लॉ को, तो 2 रिजल्ट हमको मिल जाते हैं। इसी वजह से ये बोला गया कि ये इनकंसिस्टेंट है। इनकंसिस्टेंट का मतलब हर जगह एक ही रिजल्ट नहीं दे रहा है, तो इसलिए कोई चीज हमसे मिस हो रही है। वो मिसिंग चीज क्या है या मिसिंग टर्म क्या है वो भी खोजेंगे, और उसी से उत्पत्ति हो जाएगी डिस्प्लेसमेंट करंट की। तो ये शुरू कर लेते हैं समझने के लिए। तो ये हमने एक एग्जांपल ले लिया जो किताब में भी आपके पास है। एक कैपेसिटर को हम चार्ज कर रहे हैं
और यहां पर इसके पी, ये पी पॉइंट ले लीजिए, इस पी पर हम मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हैं। तो एम्पियर्स लॉ जब लगाते हो तो क्या करते हो, एक लूप ले लेते हो, है ना, क्लोज लूप, और जिस पॉइंट पे पी निकालना यहां के लिए कार्रवाई शुरू करते हैं। तो देखिए यहां पर ये एम्पियर्स लॉ है, बी डॉट डी एल म्यू नॉट इंटू आई। अब यहां पर वैल्यू रखी हमने, बी कांस्टेंट है, बाहर चला गया। क्यों कांस्टेंट है? क्योंकि यहां से आर, हर जगह आर डिस्टेंस पर बी का मैग्नीट्यूड सेम है, और साथ में बी टेंजेंशियल है डीएल के। ये डीएल मतलब जो लेंथ इसकी लोगे उसी के पैरेलल है। थीटा इज जीरो थ्रू आउट द लूप। तो अगर थीटा जीरो है, बी का मैग्नीट्यूड सेम है, तो पी एक कांस्टेंट क्वांटिटी हो गई, इसलिए बी कूद के आ गई बाहर और अंदर हो गया डीएल का क्लोज्ड इंटीग्रेशन। ये म्यू नॉट इंटू आई। इसको भेदने वाली करंट कितनी है, इस एरिया को जो पेनिट्रेट कर रही है वो आई करंट है। यहां भी तो आई करंट है ना, ये आई पेनिट्रेट कर रही है, इसकी वैल्यू म्यू नॉट इंटू आई लिख दी। अब ये डीएल यानी इस पूरे पेरीमीटर या सर्कमफ्रेंस को इंटीग्रेट करोगे तो सर्कमफ्रेंस आ जाएगा, पेरीमीटर सर्कमफ्रेंस जो भी नाम कहना चाहें, 2 पाई आर। तो ये b इंटू 2 पाई आर म्यू नॉट इंटू आई। b की वैल्यू कितनी हो गई, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। बढ़िया, सब कुछ दुरुस्त है, कोई दिक्कत नहीं। अब हम क्या करते हैं, इसी केस में थोड़ा अलग रूप रंग लेते हैं। मतलब यही केस लिया कैपेसिटर का, लेकिन यहां पे जो लूप लिया था उसका हमने जो क्लोज्ड एरिया लिया है, ये एक पॉट टाइप का ले लिया। पॉट का मतलब मटका समझ लीजिए, पानी पीते जो ठंडा करते हैं गर्मी में, मटका आता है ना, पानी रखते हैं फिर ठंडा हो जाता है 4-6 घंटे में, तो वो मटका ले लिया। इसका ओपनिंग तो बिल्कुल इसके जैसा है, ओपनिंग मतलब इसका मुंह, और इसका पिछवाड़ा जो आपको दिख रहा है वो यहां आके बंद हो रहा है। और एम्पियर्स लॉ में बताया क्या गया था, ये बताया गया था कि एरिया को पेनिट्रेट करना चाहिए। ये पहली सिचुएशन है, इसमें देखिए क्या है कि ये लूप आप लिए हैं तो ये फ्लैट एरिया ले लिया है। पहली सिचुएशन फ्लैट मतलब ये जो एरिया है इसको पेनिट्रेट आई कर रहा है। यहां पर जो लिया है ये है लूप, लेकिन एरिया के लिए पीछे मटका है। तो जब तक मटके की सरफेस को, उस बॉटम को पेनिट्रेट नहीं करेगी करंट, तब तक हम उस करंट को कंसीडर नहीं कर सकते। ये ध्यान रखिएगा, एम्पियर्स लॉ में जो आई होता है उस लूप से क्लोज्ड एरिया जो होता है उसको पेनिट्रेट करना चाहिए। और ये जो लूप होता है इससे क्लोज्ड एरिया, वो कैसा भी ले सकते हैं आप, मतलब फ्लैट भी ले सकते हैं, ऐसे भी ले सकते हैं, टेढ़ा मेढ़ा भी ले सकते हैं, जैसे मन चाहे वैसे लें। तो ये झोला टाइप का समझ लीजिए। पॉट जो मैंने बोला, आपकी किताबों में पॉट लिखा रहता है कि झोले का मुंह या पॉट का मुंह तो ऐसा है, लेकिन मटके की सरफेस तो पीछे होगी, उसको ये आई यहां पेनिट्रेट नहीं करता दिख रहा है। इस बात को आप समझे होंगे। और अब इसकी ये बात समझने के बाद यहां देखिए, इसके ये जो बॉटम है, इसका पेंदा बोलते हैं हिंदी में, वहां पर करंट आपका पेनिट्रेट नहीं कर रही है। तो आई की वैल्यू बेटा क्या हो गई, यहां पर इस जगह की बात करें 0, और निकालना हमको मैग्नेटिक फील्ड यही है जो हम निकालने की बात कर रहे थे। अब फार्मूला लगाया अगेन एम्पियर्स लॉ, बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई। बी अगेन कांस्टेंट था, कर दिया बाहर डीएल, और करंट की वैल्यू क्योंकि इसको ये पेनिट्रेट नहीं कर रही है तो एरिया पेनिट्रेशन चाहिए, तो आई की वैल्यू 0 हो गई। आई आपने 0 रखा तो यहां से b इंटू 2 पाई आर इक्वल टू 0, यानी b की वैल्यू 0 हो गई। अब देखिए एक ही लॉ लगाया, एक ही घटना है, एरिया को डिफरेंट ले लिया, जो कि एम्पियर्स लॉ में परमिशन है लेने की। एम्पियर्स लॉ बोलता है कि एरिया कैसा भी ले लीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है आपको। तो 2 रिजल्ट मिल रहे हैं, एक रिजल्ट ये, एक रिजल्ट ये 2 डिफरेंट रिजल्ट हैं। अगर ये 2 डिफरेंट रिजल्ट हैं तो इसका मतलब है कि एम्पियर्स लॉ कंसिस्टेंट नहीं है, यानी इसमें कुछ गड़बड़ी है, कुछ कमी है। इसी कमी को मैक्सवेल ने हाईलाइट किया। उन्होंने कहा भाई ये जो एम्पियर्स लॉ है ये पूरा गलत नहीं है, लेकिन कोई चीज कमी रह गई इसके अंदर, वो कमी देखते हैं क्या है। अब देखिए यहां पर ये तो घटना सामने आ गई जिसमें हम ये प्रूव कर सके कि एम्पियर्स लॉ इनकंसिस्टेंट है अभी तक। अब यहां मैक्सवेल ने कहा कि भाई ये बताओ, यहां तो करंट 0 है, लेकिन ऐसा तो नहीं कि यहां कोई चीज इस बॉटम को, इस पेंदे को पेनिट्रेट कर रही हो और हम देख ना पा रहे हो। आइए उस तरफ निगाह अपनी डालते हैं। बात पकड़ में आ रही है ना, करंट तो नहीं जा रही, कुछ और तो नहीं जा रहा जो हमें दिखाई नहीं पड़ रहा है। इस बात को देखने के लिए इज समथिंग मिसिंग बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर, यानी ये जो प्लेट है इसके बीच में कोई चीज हम ऐसा तो नहीं मिस हो रही है जिसको हम ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। तो उसका आंसर है जी हां, मिस हो रही है। क्या मिस हो रही है? इलेक्ट्रिक फील्ड। इस
कैपेसिटर के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगी जो कि इस पॉट के बॉटम को पेनिट्रेट कर रही होगी, जिसको हमने अभी तक अपने एनालिसिस में नहीं लिया है, अपनी कंसिडरेशन में नहीं लिया है। तो लेते हैं और देखते हैं क्या होता है। किस चीज को ले रहे हैं? इस इलेक्ट्रिक फील्ड को जो कि इसके पॉट के बॉटम को पेनिट्रेट कर रही है। आइए देखते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन कैपेसिटर प्लेट्स, जो कि मिसिंग टर्म था, थोड़ी सी कैलकुलेशन हम जानते हैं कि कैपेसिटर के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। सिग्मा होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी, जो कि क्यू अपॉन ए के बराबर होता है। क्यू होता है जो चार्ज प्लेट्स पर आ रहा है कैपेसिटर की, ए एरिया ऑफ द प्लेट। अब यहां से हमने आगे क्या किया? फ्लक्स बिटवीन प्लेट्स निकाल लो। इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है ई इंटू ए। ई इंटू ए कर दिया। ये देखिए ई की वैल्यू यहां से रखी, क्यू ए इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू ए। ये ए और ये ए देखिए कट गया, तो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट फ्लक्स की वैल्यू आ गई। अब देखिए यहां पर अगली बात बड़ी इंपॉर्टेंट। नाउ इफ द चार्ज क्यू ऑन द कैपेसिटर चेंजेस विद टाइम, यानी इस पे जैसे जैसे करंट बढ़ेगी इस पे आने वाला जो चार्ज वो बढ़ता जाएगा जब तक कि फुली चार्ज ना हो जाए, बढ़ता जाएगा। यानी चार्ज यहां पर बदल रहा है समय के साथ। तो इसी वैल्यू को यानी dq अपॉन dt को हम करंट बोल देते हैं। इसकी प्लेट पर जो चार्ज बदलने का रेट है समय के साथ, उसी को क्या है? वो करंट है। अब देखिए यहां पर हमने इक्वेशन 1 को क्या किया? इसको डिफरेंशिएट कर दिया। ये इक्वेशन नंबर 1 है, इसी को डिफरेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो टी अपॉन टी टी क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इसकी वैल्यू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट थी, ये रख दी। अब एप्सिलॉन नॉट तो कांस्टेंट होता है, बाहर चला गया और बचा रह गया डी क्यू अपॉन डी टी। अब इस डी क्यू बाई डी टी को तो ये आई बोले हुए हो आप, तो यहां पर ये वैल्यू दिस गिव्स आई, यानी ये आई और एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई कर दो तो एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई अपॉन डी टी। तो ये जो वैल्यू आ रही थी ये, इसी को हम बोल रहे हैं डिस्प्लेसमेंट करंट, क्योंकि ये मिसिंग टर्म था जो हम कंसिडरेशन में नहीं लिए थे। और इसको बेसिकली ये एक्चुअली करंट होती नहीं है, ये करंट डेंसिटी में एडिशन होता है इस टर्म का। लेकिन क्योंकि ये जो चीज है वो मैग्नेटिक फील्ड भी क्रिएट करती है कैपेसिटर के बीच में, और करंट मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करती है, इसलिए इसको हम कभी कभी या अक्सर डिस्प्लेसमेंट करंट का नाम देते हैं। क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड कौन क्रिएट करता है? करंट क्रिएट करती है। और यहां पर एक्सपेरिमेंटली देखा भी गया कि कैपेसिटर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रही है, एक्सपेरिमेंटली प्रूव हो चुका है। तो ये चीज यहां पर दिख गई कि ये मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर सकती है, इसलिए इसको डिस्प्लेसमेंट करंट बोल रहे हैं। असल में ये डिस्प्लेसमेंट करंट नहीं है, एक टर्म है जो करंट डेंसिटी में ऐड होता है। उम्मीद है ये बात भी बड़ी ही बढ़िया तरीके से देख पाए। अब इसी बात को देखिए, ये मिसिंग टर्म था और इसी टर्म को आपने देखा तो इसी को डिस्प्लेसमेंट करंट कह दिया गया। ID इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई अपॉन डी टी। और अब जो था वो मॉडिफाइड एम्पियर्स लॉ, ये जो एम्पियर्स लॉ में जो कमी आ रही थी उसको इन्होंने पूरी कर दी। यानी यहां पर B डॉट DL में म्यू नॉट IC प्लस इस टर्म को जोड़ दिया इसके साथ साथ, या सिंपली आप कहें तो B डॉट DL ये टोटल करंट की में IC प्लस ID। IC कौन सी है? कंडक्शन करंट, जो तार में बहती है कॉपर वायर में, वो कंडक्शन करंट है। और ये डिस्प्लेसमेंट करंट। तो ये जो करंट का मामला था अब IC प्लस ID है, और ID की वैल्यू ये लिखी हुई है ऊपर एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई अपॉन डी टी होती है। ये बात बिल्कुल अच्छे से समझ में आनी चाहिए, लिखने को आ जाता मॉडिफाइड एम्पियर्स लॉ। अब एक चर्चा और आगे बढ़ा लेते हैं कि भाई जो इन्होंने इसके अंदर मिसिंग टर्म डाला और कहा कि अब एम्पियर्स लॉ में कमी नहीं रह गई, तो जरा चेक कर लेते हैं कि इस टर्म को कंसीडरेशन में लेने के बाद एम्पियर्स लॉ कंसिस्टेंट है कि नहीं। आइए देख लेते हैं फटाफट। तो कंसिस्टेंसी ऑफ मॉडिफाइड एम्पियर्स लॉ, फिर वही घटना लेते हैं कैपेसिटर को चार्ज करने वाली। ये तो बिल्कुल वैसे ही है जैसा हमें यहां Vp पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना था, तो सिंपल ये हम लोग पहले ही देख चुके हैं। ये एम्पियर्स लॉ हो गया IC प्लस ID, और यहां पर इस जगह IC तो है लेकिन डिस्प्लेसमेंट करंट शून्य है। क्यों? क्योंकि यहां फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का चेंज थोड़े हो रहा है। डिस्प्लेसमेंट करंट तो केवल तभी मिलती है एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई अपॉन डी टी जहां फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का चेंज हो रहा हो। तो यहां इलेक्ट्रिक फ्लक्स का चेंज नहीं है, इसलिए ID हमारी शून्य है, IC प्रेजेंट है। अब इस वैल्यू को आगे बढ़ा लीजिए, B
बी कांस्टेंट तो समझा ही चुके हैं, म्यू नॉट इंटू आई सी, और ये बी इंटू टू पाई आर म्यू नॉट इंटू आई, तो बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन टू पाई आर। ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया इस बी पर। अब दूसरी कंडीशन लेते हैं जो पॉट वाली कंडीशन थी, ये देखिए वही कंडीशन बिल्कुल। अब यहां पर क्या हुआ, आईसी शून्य है क्योंकि कोई करंट, कंडक्शन करंट तो है नहीं, कोई तार तो लगा नहीं है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट करंट यहां पे शून्य नहीं है जो हमने कंसिडरेशन में ली है। तो यहां पर जब एम्पियर्स लॉ आप लगाओगे, बी डॉट डी एल मॉडिफाइड एम्पियर्स लॉ म्यू नॉट आई सी प्लस आई डी, तो यहां लिखोगे बी डॉट डी एल म्यू नॉट, और आई सी की वैल्यू 0 और आई डी जो वैल्यू आएगी उसको कंसिडरेशन में ले लेंगे। अब यहां पर बी इंटू टू पाई आर म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डी फाई बाई डी टी, जैसा आप देख पा रहे हैं। अब देखिए यहां पर कैपेसिटर के लिए फ्लक्स होता है ई इंटू ए, यानी ई का मतलब चार्ज, सरफेस चार्ज डेंसिटी अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू ए, आप जानते ही हैं। और इसी को फिर लिख दीजिए क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, पहले भी लिख चुके हैं, ये ए से ए कैंसिल हो गया, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इस फ्लक्स की जगह हम लोग, इस फ्लक्स की जगह ये वैल्यू इंटर कर देंगे। मैंने देखिए एरो भी लगाया है, ये देखिए ये एरो लगा, इस फाई की जगह Q अपॉन, ये कैपिटल लिखा है या स्मॉल लिखा है, इससे भ्रमित मत होइएगा, सेम चीज है। तो ये Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट डी अपॉन डी टी, और फाई की जगह Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट कॉमन कांस्टेंट है, बाहर आ गया, तो ये एप्सिलॉन नॉट कट जाएगा, ये डी क्यू बाई डी टी, और डी क्यू बाई डी टी क्या था, करंट हमारी, V इंटू टू पाई आर म्यू नॉट इंटू करंट आई, तो B की वैल्यू हो गई म्यू नॉट आई अपॉन टू पाई आर। अब देखिए ये रिजल्ट और ये रिजल्ट एक ही आ गया। इसका मतलब है कि मॉडिफाइड एम्पियर्स लॉ में डिस्प्लेसमेंट करंट का जो हमने फंडा मैक्सवेल साहब ने लगाया, उससे ये एम्पियर्स लॉ कंसिस्टेंट हो गया। तो ये मॉडिफाइड एम्पियर्स लॉ बोलते हैं, या एम्पियर्स मैक्सवेल लॉ भी इसको बोलते हैं। ये मैंने पूरी बात आपको दोहरा दी है, कहीं भी पूछा जाए एग्जाम में तो शानदार तरीके से देखिए, बहुत ही ब्रीफली 10-15 मिनट में आप ये बात पकड़ लिए, जो कि बहुत कई लोग कंफ्यूजन में चले जाते हैं या कर दिए जाते हैं कंफ्यूज, ऐसी कोई दिक्कत यहां नजर नहीं आती। आगे चलते हैं बेटा, अब ये सेम रिजल्ट यहां पर आ चुका है। अब देखिए ये डिस्प्लेसमेंट करंट, एक बात ध्यान रखिए, बहुत पूछा जाता है आपसे कि डिस्प्लेसमेंट करंट तभी एग्जिस्ट करेगी जब चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। अगर फ्लक्स में बदलाव नहीं है, शून्य है बदलाव, स्टेडी करंट है, तो उस समय आपको डिस्प्लेसमेंट करंट नहीं मिलेगी। तो स्टेडी करंट में, स्टेडी करंट का मतलब होता है अगर 5 एम्पियर की करंट बह रही है, फ्लो कर रही है, तो बदले ना, 5 की 6 भी ना हो, 5 की 4 भी ना हो, 5 की 5 बनी रहे, तो वो स्टेडी करंट है। तो स्टेडी करंट की सिचुएशंस में आपको डिस्प्लेसमेंट करंट नहीं मिलती, ये ध्यान रखना। तो जब इलेक्ट्रिक फ्लक्स का चेंज होगा तो ही मिलेगी, वरना नहीं मिलेगी डिस्प्लेसमेंट करंट। आगे मैक्सवेल ने क्या किया कि जब ये डिस्प्लेसमेंट करंट का कॉन्सेप्ट आ गया, तो इससे एक बढ़िया चीज क्या हुई कि जो इलेक्ट्रिसिटी थी और जो मैग्नेटिज्म था वो सिमेट्री हो गई। सिमेट्री क्यों हो गई? क्योंकि करंट जो थी वो मैग्नेटिक फील्ड पैदा कर रही थी, और चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा कर रहा था। तो ये यानी चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड, और चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा कर रहा है, दोनों। तो दोनों, इसका मतलब है कहीं ना कहीं सिमेट्रिक फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो सिमेट्री बनने से ही बात आगे बढ़ी, और वही चीज यहां पर हम देखेंगे कि मैक्सवेल ने क्या किया, पूरी इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म को जोड़कर, जिसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बोला, उसको 4 इक्वेशंस में इकट्ठा कर दिया। ये चारों इक्वेशन उनकी खुद की नहीं थी, उन्होंने इकट्ठा की, एक इक्वेशन में उनका रोल था, जो अभी हमने मॉडिफाइड एम्पियर्स लॉ पढ़ा है। बाकी औरों की इक्वेशंस थी, लेकिन उन्होंने कहा कि इन 4 इक्वेशन से हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की किसी भी घटना को समझा सकते हैं। तो ये देखिए यहां पर, तो आप देखेंगे आया नहीं है, हाँ, ये पहली इक्वेशन हो गई E डॉट डी एस, जो कि गॉस लॉ होती है, ये पहली इक्वेशन थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की। दूसरी इक्वेशन की बात करें तो B डॉट डी एस गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म, ये दूसरी इक्वेशन थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की, आपको पता है, पढ़ चुके हैं आप। नंबर 3 ये फैराडे लॉ था, ये डिफरेंशियल फॉर्म लिखा है, इसका इंटीग्रल फॉर्म भी लिखा जाता है, तो ये फैराडे लॉ को इंक्लूड किया। और चौथी इक्वेशन आपकी हो गई, जो इन्होंने, जिसमें इनका कंट्रीब्यूशन था, मैक्सवेल या एम्पियर्स मॉडिफाइड लॉ, मॉडिफाइड एम्पियर्स लॉ, बी डॉट डी एल म्यू नॉट आई सी प्लस आई डी। इन 4 इक्वेशंस के बूते पूरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को ये समझाने की ताकत रखते थे। मोस्ट ऑफ द इवेंट्स ये इन्होंने इससे एक्सप्लेन की। तो ये बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन मैक्सवेल साहब का था। उम्मीद है बात ये पकड़ में आई होगी क्लैरिटी के साथ। एक छोटा सा न्यूमेरिकल है, देख लेते हैं। ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैज सर्कुलर प्लेट्स
ये फोटो बना दी सर्कुलर प्लेट्स, ईच ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, की रेडियस कितनी है प्लेट्स की, सर्कुलर है ना तो 5 सेंटीमीटर की है। इट इज बीइंग चार्ज सो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इन द गैप, इसके बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इट्स प्लेट राइजेस स्टेडली एट द रेट ऑफ 10 की पावर 12 वोल्ट पर मीटर पर सेकेंड। जो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रहा है, जैसे जैसे आप चार्ज कर रहे हो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ने का जो रेट है यहां पे मैं लिख देता हूं, वो दे रखा है 10 की पावर 12 वोल्ट पर मीटर पर सेकेंड। ये डी बाई डी टी है, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ने का रेट, बहुत बढ़िया। और रेडियस दे रखी थी 5 सेंटीमीटर, तो मीटर में चेंज कर दी 5 इंटू 10⁻²। पूछा है डिस्प्लेसमेंट करंट बताओ, तो आइए डिस्प्लेसमेंट करंट के लिए फॉर्मूला हमें मालूम है कि आईडी की वैल्यू होती है एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई अपॉन डी टी। तो एप्सिलॉन नॉट ये डी फाई की जगह ई इंटू ए हो गया। अब एरिया तो कांस्टेंट होता है साहब, वो बाहर आ गया, एप्सिलॉन नॉट ए डी बाई डी टी। एप्सिलॉन नॉट ए की जगह सर्कुलर प्लेट्स हैं तो पाई आर स्क्वायर उसका एरिया हो गया, और डी बाई डी टी। अब कुछ नहीं करना, यहां पर आप इसकी वैल्यूज पुट कर दीजिए। तो आईडी की वैल्यू क्या हो गई, देखिए एप्सिलॉन नॉट पाई आर स्क्वायर डीई अपॉन डी टी। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पुट कर दी 8.85 10⁻12, पाई आर स्क्वायर में पाई की वैल्यू 3.14, आर की जगह 5 इंटू 10⁻² का होल स्क्वायर, और डी बाई डी टी 10 की पावर 12, और इसको कैलकुलेट किया तो ये 0.07 एम्पियर का आपको आंसर आ गया, जो कि इसमें डिस्प्लेसमेंट करंट आपको मिल रहा है। बड़ी आसानी से आप समझ गए। चलिए अब अगले सेगमेंट में प्रवेश करते हैं, जहां पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की प्रॉपर्टीज का डिस्कशन करेंगे हम लोग। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किसे कहते हैं, देखिए ये लिखा हुआ एग्जाम में लिखना हो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होती हैं वो एक्सेलरेटेड चार्ज से पैदा होती हैं। वो उनमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक वेक्टर कपल्ड होते हैं, जो कि एक दूसरे से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ऑक्सिलेट करते हैं, और ये दोनों ही प्रोपोगेशन ऑफ द वेव के भी परपेंडिकुलर होते हैं। मतलब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ऐसे ऑक्सिलेट कर रहा है और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर इसके परपेंडिकुलर है, तो ऐसे ऑक्सिलेट कर रहा है, ये वाई एक्सेस होगा, ये एक्स, ये जेड एक्सेस कह दीजिए। तो ये चलेगा किधर बंदा, या वेव चलेगी किधर, ऐसे। आप समझ पा रहे हैं, यानी तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, ये ऊपर, ये इधर, और ये चल रही है। ये कहानी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की, यही बात यहां पे लिखी गई है। और यहां पर ये फोटो है जो अक्सर आपको बनाने को आती है। ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, मतलब जिस डायरेक्शन में वेव चल रही है उससे इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए वाई एक्सेस पर है, मैग्नेटिक फील्ड इसकी जेड एक्सेस पे है। ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर, और ये दोनों ही एक्स के परपेंडिकुलर। इस तरीके से आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होगी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या है, एक्सेलरेटेड चार्ज से इसका सोर्स होता है। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स होते हैं जो ऑक्सिलेट करते हैं एक दूसरे के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, और ये दोनों ही प्रोपोगेशन ऑफ द वेव के परपेंडिकुलर होते हैं। यहां पे ध्यान रखिएगा कि डायरेक्शन ऑफ ईएम वेव होता है ई क्रॉस बी। ई क्रॉस बी क्या है, वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट वाला रूल, राइट हैंड रूल कह लीजिए। ई से बी की तरफ आप राइट हैंड लेंगे, पंजा खोलेंगे ई की तरफ, और बी की तरफ घुमाएंगे। जिस तरफ अंगूठा जा रहा है वो वेव के चलने की डायरेक्शन है। ये बात आपको क्लियर रहनी चाहिए, इस पे सवाल बहुत आते हैं। ठीक है, मेरे ख्याल से ये बात आप समझ गए होंगे। अगली बात हम लोग करते हैं इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इस पर भी सवाल आजकल काफी पूछे जा रहे हैं, तो इसकी क्लैरिटी होनी आपको जरूरी है। तो इक्वेशन के लिए, अगर हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में कैसे ट्रेवल कर रही है भी आपको दिखाई पड़ेगा। ये उसका इक्वेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर का। यहां से हमको दिखता है कि किस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है। अगर एक्स वेक्टर आ रहा है, एक्स डायरेक्शन में है, और अगर बीच में माइनस है, एक टर्म प्लस एक टर्म माइनस, यानी बीच में माइनस है, तो ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है। क्लास 11th में वेव्स में आपने सीखा होगा, लेकिन बहुत से बच्चे भूल जाते हैं, इसलिए बताने की आवश्यकता पड़ती है। तो यहां पर इन दोनों के टर्म के बीच में एक प्लस एक माइनस टर्म है, इसलिए ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ चल रही है, ये पता यहां से चला। और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है वो जे की डायरेक्शन में होगा। ये देखिए इधर जा रही है, ऐसे करोगे ई क्रॉस बी, तभी इधर जाएगा अंगूठा। ये है ना ई क्रॉस बी, तभी अंगूठा इधर जाएगा। तो ई का जो डायरेक्शन यहां पर इस केस में है वो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जेड वाई एक्सेस पर है। इसी तरह मैग्नेटिक फील्ड लिखोगे तो बस मैग्नेटिक फील्ड में
ये z एक्सेस की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है। तो B इज इक्वल टू बी नॉट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। और ध्यान रखिएगा ये के कैप यूनिट वेक्टर होता है अलोंग पॉजिटिव z एक्सेस। बस ये एम्पलीट्यूड है जैसा वेव में सीखे थे, ये प्रोपोगेशन नंबर है 2 पाई बाई लैम्डा, और ओमेगा एंगुलर स्पीड या एंगुलर फ्रीक्वेंसी कह सकते हैं 2 पाई एफ के बराबर। टी मतलब टाइम, एक्स मतलब जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट चल रहा है। आगे देखते हैं, ये देखिए यहां पर c इज इक्वल टू ई बाई बी होता है, इसको भी अच्छे से याद रखें। c क्या है? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। ये e अपॉन बी के रेशियो के बराबर होता है, जिसको ई नॉट अपॉन बी नॉट से आप पहचानते हैं। ई नॉट क्या है? एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और बी नॉट मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इसके रेशियो हमेशा क्या है? c के बराबर आता है। अब यहां पे जो ईएम वेव है अगर निगेटिव डायरेक्शन में जाए, ये बता इसलिए नहीं, इससे फंडा क्लियर हो जाए, तो आप क्या करेंगे, यहां पर देखिए दोनों टर्म प्लस आ गए। अगर दोनों टर्म प्लस आ जाएंगे तो इसका मतलब होगा कि माइनस एक्स डायरेक्शन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रेवल कर रही है, इस डायरेक्शन में ट्रेवल करने लगी नेगेटिव एक्स एक्सिस में। बात समझे? अब यहां पर आप देखिए, अपना वेक्टर रूल लगा के अंगूठा इधर आना चाहिए, तो ये ऐसे घुमाना पड़ेगा, मतलब यहां से ऐसे घुमाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर आ गया? जेड एक्सिस पर, के कैप लग गया उसी लॉजिक से। और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ही बना दीजिए तो ये आ गया जे कैप, सेम चीज आई जे कैप। इस तरीके से इक्वेशंस आप लिखिएगा, इस पे सवाल काफी पूछे जाते हैं। E क्रॉस B जो होगा वो डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ द वेव होगा। ये क्लैरिटी होनी बहुत जरूरी है, वरना दिक्कत आएगी। ठीक है, मेरे ख्याल से आप पकड़ पाए होंगे। आगे चलते हैं। अब सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होता है? एक्सेलरेटेड चार्ज। जब चार्ज में एक्सेलेरेशन होता है तो वो क्या बना देता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी बना देता है। आगे बात करें, डायरेक्शन क्या है? डायरेक्शन E क्रॉस B की तरफ है, जो मैंने समझाया। साथ में ये जो वेव होती है ये ट्रांसवर्स वेव होती है, ये भी ध्यान रखिए। क्वालिटेटिव एनालिसिस है, यानी साइंटिफिक लॉजिक के हिसाब से। आपको पता था, आपने जो वेव्स पढ़ रखी हैं वो ट्रांसवर्स होती थी या लॉन्गिट्यूडनल, क्लास 9 से पढ़ते आ रहे हैं। ट्रांसवर्स में क्या था कि मीडियम के पार्टिकल्स जिस डायरेक्शन में प्रोपोगेशन हो रहा है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव करते थे, लॉन्गिट्यूडनल में उसी डायरेक्शन में वाइब्रेट करते थे। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का तो कोई मीडियम चाहिए ही नहीं, लेकिन फिर भी यहां इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर इस एक्स जिस डायरेक्शन में प्रोपोगेशन है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूवमेंट या ऑक्सीलेशन कर रहे हैं। इस वजह से इसको ट्रांसफर वेव बोला जाता है। इसका प्रूफ भी एक इवेंट थी, पोलराइजेशन, जो आपके कोर्स में अब नहीं है। पोलराइजेशन इसका प्रूफ था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रांसफर होती है, एक्सपेरिमेंटल प्रूफ था वो, लेकिन अब वो कोर्स में नहीं है। तो ये लॉजिक जो कोर्स में है उसके हिसाब से यही देना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर प्रोपोगेशन ऑफ द वेव के परपेंडिकुलर है, इसलिए इसको ट्रांसफर वेव बोला जाता है। और एनर्जी डेंसिटी की बात करते हैं तो एनर्जी डेंसिटी का मतलब होता है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। एक यूनिट वॉल्यूम में कितनी एनर्जी है, इसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से एनर्जी होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से कितनी एनर्जी है? हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर आरएमएस। ये आरएमएस वैल्यू इसलिए है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड साइनोसॉइडल वेरी कर रहा है। जहां पर साइनोसॉइडली, साइनोसॉइडल का मतलब है साइन वेव की तरह या कॉस की तरह मूवमेंट अगर हो जाए, जैसे अल्टरनेटिंग करंट में था, तो वहां आरएमएस वाली चीजें आने लगती हैं पिक्चर में। तो यहां पर हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर आरएमएस, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डेंसिटी है, और ये मैग्नेटिक फील्ड की डेंसिटी है, हाफ बी स्क्वायर आरएमएस अपॉन म्यू नॉट। और अच्छी बात क्या है कि ये दोनों ही एनर्जीज आपस में इक्वल होती हैं, यानी अगर इसकी टोटल एनर्जी 100 है तो 50 इलेक्ट्रिक फील्ड की है, 50 मैग्नेटिक फील्ड वाले की है। इसीलिए अगर आप टोटल एनर्जी निकालने जाएंगे, एनर्जी डेंसिटी, तो इनको जोड़ देते हैं सिंपली, यूई प्लस ई दोनों बराबर ही हैं, तो जोड़ोगे तो इसका डबल कर दीजिए, या तो एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर आरएमएस आधा था, या इसका डबल कर दीजिए, सेम चीज आ जाएगी। तो टोटल एनर्जी डेंसिटी ये हुई, इलेक्ट्रिक फील्ड की इतनी, मैग्नेटिक फील्ड की इतनी, दोनों बराबर हैं। ये भी ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। आगे की बात करते हैं, ये इंटेंसिटी। इंटेंसिटी क्या होता है कि जिस डायरेक्शन में वेव चल रही है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में पर यूनिट टाइम, पर यूनिट एरिया जितनी एनर्जी पास होती है उसको इंटेंसिटी बोलते हैं। ये यहां पर मेंशन भी है, द एनर्जी क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम परपेंडिकुलर टू द प्रोपोगेशन ऑफ द वेव इज नोन एज इंटेंसिटी। अब ये जो इंटेंसिटी है उसका फॉर्मूला देख लीजिए, इसमें C और आ गया है। जो एनर्जी डेंसिटी निकाली थी ना उसमें C से मल्टीप्लाई कर दीजिए।
तो I इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर आर एम एस इंटू सी, या I इज इक्वल टू बी स्क्वायर आर एम एस म्यू नॉट इंटू सी। इस तरीके से काम आपका बन जाएगा। साथ में मोमेंटम P इज इक्वल टू, P है लीनियर मोमेंटम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव लीनियर मोमेंटम कैरी करती है, एनर्जी और लीनियर मोमेंटम दोनों कैरी करती है। ये टोटल एनर्जी अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम है, P इज इक्वल टू यू बाई सी। इसको भी पकड़ के आप रखें। अब प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आ जाती हैं जो बड़ी इंपॉर्टेंट है। पहली प्रॉपर्टी क्या है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक्सेलरेटेड चार्ज से प्रोड्यूस होती है या पैदा होती है, और इसको चलने के लिए किसी मीडियम की आवश्यकता नहीं है। लाइट हमारी जो होती है वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। सूरज से रोशनी धरती तक आ रही है, बीच में कई वैक्यूम पड़ते होंगे, लेकिन इसको चलने की मीडियम चाहिए ही नहीं, तो आराम से ट्रेवल कर लेती है। दूसरी बात, ये जैसा मैंने बताया कि ट्रांसवर्स इन नेचर होती है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जो वेक्टर्स हैं वो प्रोपोगेशन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ऑक्सीलेट कर रहे होते हैं। नंबर तीसरी बात कर ले, ऑक्सीलेशन ई एंड बी का सेम फेज में होता है। इसका मतलब क्या है कि जिस समय इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम वैल्यू लेता है उसी समय मैग्नेटिक फील्ड भी मैक्सिमम वैल्यू लेता है। जिस समय इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो लेता है उसी समय मैग्नेटिक फील्ड जीरो लेता है। जिस समय इलेक्ट्रिक फील्ड मिनिमम लेता है उसी समय मैग्नेटिक फील्ड अपनी मिनिमम लेता है। तो ये कहने का मतलब है दोनों साथ साथ बढ़ते हैं, साथ साथ घटते हैं। इसी को आप बोलते हैं कि E एंड B दोनों सेम फेज में होते हैं। इस पे एमसीक्यू बहुत बनते हैं, इस पॉइंट पर पकड़े रहिएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स सेम फेज में होते हैं, साथ साथ बढ़ेंगे साथ साथ घटेंगे, तभी इनको बोला जाता है दे आर इन हार्मोनी। एक शब्द यूज करते हैं फिजिक्स में, जनरल इंग्लिश का वर्ड है। हार्मोनी का मतलब खुशहाली कहते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं उनकी वैक्यूम में स्पीड सबकी सेम होती है, और उसकी वैल्यू कितनी होती है, C इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट। और अगर मीडियम में है तो ये 1 अपॉन अंडर रूट म्यू इंटू एप्सिलॉन लिख देते हैं। तो ये मीडियम में है तो 1 अपॉन मीडियम का म्यू और मीडियम का E, और वैक्यूम में तो ऊपर लिखा ही हुआ है जैसा आप देख पा रहे हैं। द एम्पलीट्यूड रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड को C के बराबर होता है। ये भी पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। C इज इक्वल टू E नॉट अपॉन बी नॉट, इस पे सवाल अक्सर बनते हैं, और C की ही वैल्यू 1 अपॉन अंडर रूट म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट के बराबर होती है। वेरी इंपॉर्टेंट। अगली बात करी जाए कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैरी एनर्जी एज दे ट्रेवल थ्रू स्पेस, एंड दिस एनर्जी शेयर्ड इक्वली बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। आपको बताया था कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है एनर्जी कैरी करती हैं। इसकी एनर्जी डेंसिटी के बारे में भी आपको बताया था। टोटल एनर्जी जो है एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर आरएमएस या 1 अपॉन म्यू नॉट बी स्क्वायर आरएमएस होती है। और भी बात याद रखिएगा बड़ी इंपॉर्टेंट कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों की एनर्जी डेंसिटी सेम होती है यहां पर। अगली प्रॉपर्टी के तौर पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में लीनियर मोमेंटम पाया जाता है, जिसकी वैल्यू वहां लिखी है, देखिए P इज इक्वल टू यू अपॉन सी। P है लीनियर मोमेंटम और U कितना है, टोटल एनर्जी, और अपॉन C। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर नॉट डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। ये भी ध्यान रखिएगा, पूछ सकते हैं भ्रमित करने के लिए। कई बच्चे ऐसा सोच सकते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड होता है, तो जब हम इसको इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो ये डिविएट कर जानी चाहिए वेव, लेकिन ये डिविएट नहीं करती है। लाइट अगर आ रही है रोशनी, अब इलेक्ट्रिक फील्ड लगा के बैठे हैं या मैग्नेटिक फील्ड लगा के बैठे हैं, तो लाइट अपनी जगह से मुड़ती नहीं है इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। तो ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, पकड़े रहिए। दूसरा, हमारे पास जो ये जो वेव है ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को फॉलो करती है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ये रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, इन सब प्रॉपर्टीज को एग्जिबिट करती है या शो करती है। साथ में जो ऑप्टिकल इफेक्ट्स होते हैं, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से जो दिखने वाले इफेक्ट हैं, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। जो इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड होता है वो मैग्नेटिक फील्ड के एम्पलीट्यूड से बहुत बड़ा होता है, एंड दैट इज वाई ये इलेक्ट्रिक फील्ड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑप्टिकल इफेक्ट्स। इसको भी ध्यान रखिएगा, पूछा बहुत जाता है एमसीक्यू में कि ऑप्टिकल इफेक्ट किसकी वजह से मिल रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर जो कि काफी बड़ा होता है मैग्नेटिक फील्ड से एम्पलीट्यूड में, इसलिए आपको मिलते हैं। अब यहां पर एक ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैसे प्रोड्यूस की जाती हैं। देख लीजिए भाई, आपने एक चार्ज ले लिया जो ऑक्सीलेटरी मोशन कर रहा है। ऑक्सीलेटरी चार्ज का मतलब है कि ये एक्सीलेटेड मोशन में है। आप जानते ही अगर एक्सीलेटेड मोशन में नहीं होगा तो वापसी नहीं करेगा, एक्सीलरेशन बढ़ेगा घटेगा। तो ये एक्सीलेटेड मोशन में है।
अगर एक चार्ज एक्सेलेरेटेड मोशन में होता है तो वो ऑक्सीलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करता है। ऑक्सीलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब है समय के साथ बदलने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड। ये ऑक्सीलेशन में है तो वो ऑक्सीलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा कर दिया। ऑक्सीलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड आपको प्रोड्यूस कर देता है ऑक्सीलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। हमने देखा भी था अभी कि ऑक्सीलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड ऑक्सीलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, और ऑक्सीलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड वापस ऑक्सीलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा कर देता है। ऑक्सीलेटिंग का मतलब टाइम वेरिंग, जो बदल रहा है। तो बदलता हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड बदलता हुआ मैग्नेटिक फील्ड पैदा कर रहा है, बदलता हुआ मैग्नेटिक फील्ड बदलता हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा कर रहा है। ये दोनों एक दूसरे को बना रहे हैं। ए बी को जन्म दे रहा है, बी ए को जन्म दे रहा है, तो तीसरे की जरूरत ही नहीं है। तो ये लोग दोनों सेल्फ सफिशिएंट हो जाते हैं, और इसी वजह से ये वेव लाइक प्रॉपर्टी शो करते हैं। ये दोनों मिलकर प्रोड्यूस कर देते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। यही आपको जब पूछा जाए तो इस तरह से फ्लो चार्ट या अपनी भाषा में लिख सकते हैं, जिससे पूरे नंबर आपको मिल जाएंगे। उम्मीद है आप बात समझ पाए होंगे, इसके अंदर का कॉन्सेप्ट भी समझ पाए होंगे। अब आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम क्या होता है? ये तीसरा पार्ट और लास्ट चरण है इस चैप्टर का। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में क्या होता है कि जब भी आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को बढ़ते या घटते क्रम में, वेवलेंथ के बढ़ते या घटते क्रम में, या फ्रीक्वेंसी के बढ़ते या घटते क्रम में आप अरेंज कर देते हैं, आप कहते हैं हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बना दिया। ऑर्डरली अरेंजमेंट बोलते हैं इंग्लिश में, लिखा भी होगा यहां। ऑर्डरली का मतलब क्या है? बढ़ता हुआ या घटता हुआ। भाई एक ऑर्डर तो हो, अगड़म बगड़म ना हो, बस उसी को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बोलते हैं। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का फोटोग्राफ है। यहां पर देखिए फ्रीक्वेंसी है जो जिसका बढ़ता हुआ इधर से इधर बढ़ रही है, और अगर इधर से इधर जाएंगे तो ये जो वेवलेंथ है ऊपर देखिए ये घटेगी। इधर अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो इधर वेवलेंथ घटेगी, क्योंकि वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी में इनवर्स वाला रिश्ता होता है, उल्टा रिश्ता होता है। और इसके अपोजिट चलेंगे तो वेवलेंथ बढ़ेगी। अगर आप फ्रीक्वेंसी के टर्म में याद रखें, जैसा मैंने भी कोशिश की है याद रखने की, तो सबसे जो कम फ्रीक्वेंसी वाली वेवलेंथ होती हैं वो रेडियो वेव्स होती हैं। अगर फ्रीक्वेंसी सबसे कम है तो वेवलेंथ सबसे ज्यादा है। फिर ऊपर से बढ़ेंगे तो एएम रेडियो, टेलीविजन, एफएम रेडियो, फिर शॉर्ट रेडियो वेव, फिर माइक्रोवेव। फ्रीक्वेंसी बढ़ती जा रही है। माइक्रोवेव के बाद आ जाती इंफ्रारेड, क्योंकि जो विजिबल लाइट है उसमें सबसे कम फ्रीक्वेंसी किसकी मिलेगी? रेड कलर की। सबसे बड़ी वेवलेंथ रेड की, सबसे छोटी फ्रीक्वेंसी रेड की, और रेड से नीचे है इंफ्रारेड। और वायलेट की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है। उससे ऊपर अगर है तो अल्ट्रा वायलेट, अल्ट्रा बोलते हैं जिससे एक स्टेप ऊपर की बात हो, अल्ट्रा। तो ये अल्ट्रा वायलेट ऊपर वाला हो गया, इंफ्रारेड, अल्ट्रा वायलेट। और विजिबल रेंज बहुत छोटी रेंज है, इसको यहां पे फैला के दिखाया गया है। विवग्योर आपने याद कर रखा होगा, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी मिल गई ऊपर या लोवेस्ट वेवलेंथ, और यहां पे रेड कलर की लोएस्ट फ्रीक्वेंसी या हाईएस्ट वेवलेंथ। करीब करीब मोटे तौर पर 400 नैनोमीटर से लेकर 700 750 नैनोमीटर तक का विजिबल रेंज होता है। एमस्ट्रॉम में बात करेंगे तो 4000 से लेकर, एक जीरो और लगा दीजिए, 7000 एमस्ट्रॉम, या 7000 या 7500 एमस्ट्रॉम तक की बातचीत है। फिर उसके ऊपर एक्सरे आ जाती है, उसकी फ्रीक्वेंसी और ज्यादा है। जितनी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी उतनी पेनिट्रेशन पावर बढ़ जाएगा। और ये गामा रेज जिसकी सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी होती है, सबसे ज्यादा पेनिट्रेशन पावर होती है, लेकिन सबसे कम छोटी वेवलेंथ होती है। अब देखिए ये यहां पे प्रॉपर्टीज लिखी हैं और इसका यूसेज भी लिखा है, ये आपसे पूछा जाता है। तो रेडियो वेव्स ये लॉन्गेस्ट वेवलेंथ और मिनिमम फ्रीक्वेंसी की वेव्स होती हैं। जब हमने देखा था सबसे नीचे थी लोएस्ट फ्रीक्वेंसी या हाईएस्ट वेवलेंथ। इस यूज किया है रेडियो एंड टेलीविजन कम्युनिकेशन में, इसका यूज किया जाता है। रेडियो एस्ट्रोनॉमी में भी इसका यूज है। तो रेडियो और टेलीविजन कम्युनिकेशन में रेडियो वेव्स का इस्तेमाल करेंगे। यहां पर ये फिगर्स थोड़ी आजकल पूछी जाती है, तो वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी रेंज और कैसे ये बनाई जाती है ये थोड़ा याद कर लीजिएगा। मैं पढ़ के नहीं सुना रहा हूं क्योंकि आपको दिख ही रहा, यही चीज पढ़ने से कोई मजा नहीं आएगा आपको, लेकिन इस पे सवाल आ जाते हैं आजकल। तो आपको इसकी फ्रीक्वेंसी, इसकी वेवलेंथ और इसका सोर्स याद कर लेना, क्योंकि अगर ये याद नहीं है तो कोई तरीका नहीं है कि आप वहां कोई याद कर पाए इस बात को। ये याद करने का मसला है, ठीक है। तो इसके बाद माइक्रोवेव की बात करते हैं। दे आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है जिसका जो फ्रीक्वेंसी है वो रेडियो वेव से थोड़ा सा बड़ा है, या वेवलेंथ थोड़ी सी छोटी है, नेक्स्ट स्मॉलर देन रेडियो वेव्स। अब माइक्रोवेव कहां यूज होता है? राडार सिस्टम में यूज होता है।
एयरक्राफ्ट नेविगेशन में यूज होता है, एयरक्राफ्ट को रास्ता दिखाने के लिए। साथ में आपके घरों में अगर माइक्रोवेव ओवन होगा तो उसके अंदर माइक्रोवेव्स इस्तेमाल की जाती हैं। ये इसका एप्लीकेशन है, ये भी पूछा जाता है आपसे, एप्लीकेशन भी। और अगेन इसकी वेवलेंथ की रेंज ये लिखी हुई है, फ्रीक्वेंसी रेंज और सोर्स ये कैसे बनता है, ये याद होना बेहतर होगा आपको। इस प्रेजेंटेशन का पीडीएफ अगर चाहिए तो अरविंद एकेडमी ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। उसको स्टोर सेक्शन में क्लास 12 फ्री पीडीएफ का एक कोर्स है, वो फ्री है, उसमें लाखों रुपए का मैंने वो लगा रखा है वैल्यू, जिससे कोई गलती से बच्चा खरीद ना ले। अंदर सब कुछ फ्री है, आप ले सकते हैं उसको। मैंने इस वीडियो के शुरू में बताया है कि इसका फ्री पीडीएफ कैसे लेना है। आप 1 मिनट देखेंगे, लगाएंगे तो आप आसानी से पीडीएफ डाउनलोड कर पाएंगे। ये बच्चे कमेंट करके पूछते हैं, क्योंकि मैं बताता हर वीडियो में, लेकिन मिस कर जाते हैं, क्या कर सकते हैं। इंफ्रारेड वेव्स की बात करें तो इंफ्रारेड वेव्स में आप जानते हैं इसकी फ्रीक्वेंसी रेड कलर से छोटी होती है, विजिबल रेंज के पास वाली है, वही कहानी यहां लिखी है और वेवलेंथ उसी हिसाब से। एप्लीकेशन की बात करेंगे तो इंफ्रारेड में रिमोट कंट्रोल टीवी वीसीआर का जिसपे काम करता है। आप रिमोट से टीवी ऑन करते होंगे, ऑफ करते होंगे, आवाज बढ़ाते होंगे, चैनल बदलते होंगे, जो भी करते होंगे, वहां पर किसका इस्तेमाल हो रहा है, इंफ्रारेड वेव्स का। और इंफ्रारेड वेव्स में इनको एक चीज और बड़ी इंपॉर्टेंट है, यहां पर हीट वेव्स इनको बोला जाता है। इंफ्रारेड वेव्स जो होती हैं वो हीटिंग इफेक्ट पैदा करती हैं। तो आजकल सिकाई वाले स्टेशन बन जाते हैं, मतलब घर के आसपास कॉलोनी में कोई होगा जहां पर, या फिजियोथेरेपी सेंटर होगा, वहां पर सिकाई करते हैं। मस्कुलर कोई दिक्कत हो गई, कमर में किसी लेडीज को या जेंट्स को दर्द है, कोई एथलीट को चोट लग गई और जरूरत पड़ रही है उसको सिकाई की, तो इंफ्रारेड से बहुत अच्छी सिकाई हो जाती है, जिससे उसको रिलीफ मिल जाता है बेटा। तो इंफ्रारेड को हीट वेव्स भी बोला जाता है। ऐसा पूछते हैं कि किस वेव्स को, इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में किस वेव्स को हीट वेव बोलते हैं, तो आप जान रहे हैं कि इंफ्रारेड वेव्स को हीट वेव्स आप बोलेंगे। तो यहां किसमें, रिमोट कंट्रोल ऑफ टीवी और वीसीआर में काम आएगा। इन द ट्रीटमेंट ऑफ मस्कुलर कंप्लेंट्स, आपको बताया जो मस्कुलर में स्ट्रेन स्प्रेन हो जाता है, वहां पर सिकाई करके ठीक कर दिया जाता है उसको, तो वो उसको भी इलाज कर देता है। इन रीडिंग द सीक्रेट राइटिंग्स ऑन द एशियंट वॉल, एशियंट वॉल के ऊपर अगर सीक्रेट राइटिंग है तो उसको पढ़ने के काम आएगा। साथ में मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर की स्टडी करने के काम आता है। इंफ्रारेड वेव्स की बात कर रहे हैं, इसकी वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी रेंज और सोर्स ये आपको पता होना चाहिए। मैंने आपको याद दिलाया कि ऐसी जानकारियां पूछी जाती हैं आजकल। फिर आ जाती है विजिबल लाइट। अब विजिबल लाइट जानती है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है उसमें यही एक स्लैब है जो जिसको लेकर हमारी रेटिना सेंसिटिव है। तो लाइट में ही हम देख पाते हैं, अंधेरे में देख नहीं पाएंगे, या और कोई वेव है तब भी दिखाई नहीं पड़ेगी। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में विजिबल लाइट से ही हम दुनिया भर की चीजें देख पाते हैं। यूज वही मैंने बता दिया कि आप देख पाएंगे इससे। और दूसरा इंपॉर्टेंट है, केमिकल रिएक्शंस में भी काम आती है। आपने केमिस्ट्री में कई केमिकल या बायो में पढ़ी होगी, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट फलाना धमाका बन रहा है, तो वो केमिकल रिएक्शंस को भी इनिशिएट कर देती है या उसमें भी रोल प्ले करती है। जैसा आप विजिबल लाइट के बारे में जान रहे हैं, इसकी वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी रेंज और सोर्स को आप पकड़ के रखिएगा, जिससे कि पूछा जाए तो उसका बेहतर जवाब आप दे पाएं। अगली बात करते हैं यूवी रेस की, बात करते हैं अल्ट्रावायलेट लाइट। तो अल्ट्रावायलेट लाइट का एक्सपोजर ह्यूमन स्किन के लिए या इंसानों के लिए खतरनाक होता है, लेकिन फिर भी उसके कई काम के यूसेज हैं, वो हम आपको बताते हैं। तो ये अल्ट्रावायलेट लाइट है, यानी इसकी जो वायलेट से भी ज्यादा फ्रीक्वेंसी हो गई, वेवलेंथ उसी से कम हो गई। यूज फूड प्रिजर्वेशन में, जो फूड होते हैं उस पर यूवी रेस डाल देते हैं तो सारे बैक्टीरिया वगैरह किल हो जाते हैं, तो उसको लंबे समय तक आप स्टोर कर सकते हैं। फिर वो वैक्यूम क्रिएट करके सील बंद कर देते हैं और काफी दिनों तक चल जाता है। अब तो केमिकल के नाम पे प्रिजर्वेटिव भी मिलाते हैं, जैसे एक फूड का ये कैसा बना दे 6-6 महीने चलेगा, ये साल भर न चल जाए। अचार वचार लाइए तो साल भर की लाइफ रहती है, साल भर क्या कहो 2 साल ना हो। और इन दी स्टडी ऑफ मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर की स्टडी में भी आपकी अल्ट्रावायलेट लाइट काम आती है। ये यूवी रेज में एक और यूवी बल्ब आते हैं, आपका आरओ फिल्टर लगा होगा, पानी छानने वाला, पानी को साफ करने वाला, उस आरओ में एक बल्ब लगा होता है ब्लू कलर का, यूवी रेडिएशन निकालता है वो। पानी जब फ्लो करता है तो यूवी रेडिएशन बैक्टीरिया को मार देती हैं, तो कम से कम बैक्टीरिया मारने का जिम्मा यूवी के पास है, बाकी और चीजें होती हैं जो आपको फिल्टर पानी मिल जाता है। बहती हुई नदी में
पानी, बहता हुआ पानी अगर है, साफ पानी है, तो उसमें सूरज की रोशनी पड़ती है तो उसके भी बैक्टीरिया मर जाते हैं, स्वच्छ पानी हो जाता है, पी सकते हैं। कई लोग तो, अब मैंने एक वीडियो में और बोला है, हिमालय पर्वत से जो पानी लाते हैं वो 300 400 500 रुपए की बोतल बिकती है, ये कहते हुए कि पानी बहुत स्वच्छ है और बहुत इसमें अच्छे मिनरल्स हैं पहाड़ों के। तो आप समझिए, पानी की 1 लीटर की बोतल, हम हिमालय पर्वत की बात कर रहे हैं, बाकी तो विदेशों में और महंगी आती है, 500 रुपए तक बिक जाती है। आप पीवीआर वगैरह में जाएंगे तो हो सकता है आपको दिखाई पड़े 500 रुपए की पानी की 1 लीटर की बोतल, वही कह के बेच देते हैं और लेने वाले पैसे वाले ले ही लेते हैं। खैर, वेवलेंथ रेंज ये हो गई, फ्रीक्वेंसी रेंज और सोर्स को आपको ध्यान रखना होगा अल्ट्रावायलेट लाइट के लिए। अच्छा, अगली बात आती एक्सरे। एक्सरे से जरूर आप नाम सुने होंगे, कभी खेलते कूदते कुछ चोट चपाट लग गई हो तो डॉक्टर साहब ने बोला होगा कि भाई एक्सरे करा लाओ। तो एक्सरे कराने में क्या करते हैं, वो देख लेते हैं कि भाई हड्डी कहीं क्रैक तो नहीं है, क्योंकि क्या होता है, जो एक्सरे होती है वो अपनी फ्लैश को, जो हमारा जो मांस है, उसको तो पेनिट्रेट कर जाती है, लेकिन जो हमारी हड्डी है उसको पेनिट्रेट नहीं कर पाती। तो हल्की सी दरार भी अगर है तो वो दिखाई पड़ जाती है और डॉक्टर साहब समझ जाते हैं उस दरार का या उस फ्रैक्चर का, उस क्रैक का क्या माने हैं, क्या इलाज उसको देना है, उसी की वो पढ़ाई किए रहते हैं, तो आपको उस तरह की जानकारी देते हैं, ये खा लो, ये एक्सरसाइज, जो भी चीज बताएंगे वो उस हिसाब से कार्यक्रम हो जाएगा। तो एक्सरे वहां भी काम आता है। एक्सरे आप जब कभी जाएंगे मेट्रो स्टेशन पे भी अब तो कि उसकी चेकिंग होती है लगेज की, यानी एयरपोर्ट पे जाएंगे तब तो होती है, आपको पार कराते हैं ना, तो एक्सरे से जांच लेते हैं कि आपके लगेज में कोई खतरनाक आइटम तो नहीं है, बम हम लेके जा रहे हैं या कुछ ऐसी चीज है जो नुकसान किया जा सके किसी का, तो वो चीज तो नहीं रखे हैं, तो वो सब चेक कर लेते हैं एक्सरे से। और इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन भी है, जो पिलर्स होते हैं ब्रिज वगैरह के, मान लो मेट्रो का काम चल रहा है, ब्रिज बना है या पुल बना हुआ है नदी के ऊपर, उसके अंदर क्रैक है मेटल के, तो आप ऐसे जान नहीं पाएंगे, ऊपर से दिखेगा ही नहीं, एक्सरे से दिख जाएगा कि इसके अंदर, इसका जो पिलर लोहे का है वो अंदर से क्रैक है, 2 4 5 साल 10 साल में लुढ़क जाएगा, तो आप उसकी रेमेडी या उसका इलाज कर देंगे कि भाई जो भी इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के, मैकेनिकल कह रहे हैं, सिविल इंजीनियरिंग के हिसाब से जो भी चीज बनती होगी करती होगी वो किया जाएगा। तो यूज देखिए, इन मेडिकल डायग्नोसिस बिकॉज एक्सरे कैन पास, मैंने बताया, थ्रू फ्लैश बट नॉट थ्रू ब्रेन्स। और केवल हड्डी टूटने में ही नहीं, अब तो जैसे कोरोना फैला था तो एक्सरे हो रहा था लंग्स का, डॉक्टर साहब समझ रहे थे क्या करना है, पेट का, स्टोन, किडनी, ये सब देखने के लिए एक्सरे करा लिया जाता है। इन दी स्टडी ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर हम एक्सरे का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि एक्सरे रिफ्लेक्ट भी करती हैं और डिफ्रैक्ट भी करती हैं। इन रेडियोथेरेपी टू क्योर अनट्रेसेबल स्किन डिजीज एंड मेलिगेंट ग्रोथ। देखिए क्या होता है, मेलिगेंट ग्रोथ का मतलब होता है कैंसरियस सेल, कहीं ट्यूमर हो गया फोड़ा टाइप और कैंसरियस है, मान लीजिए कैंसर है वो, तो उसको जलाने के लिए रेडियोथेरेपी बोलते हैं, सिकाई बोलते हैं शुद्ध हिंदी में, सुना होगा कि सिकाई कराने जा रहे हैं जिसको ये दिक्कत हो जाती है, ईश्वर न करे किसी को, तो वो रेडियोथेरेपी की जाती है। तो रेडियोथेरेपी में एक्सरे भी यूज किया जाता है, गामा रेज भी किया जाता है। तो एक्सरे डालकर आपको वो जो सेल्स हैं वो सारी मार दी जाती हैं, तो ये उम्मीद, और बाकी दवाएं चलती रहती हैं और उम्मीद की जाती है कि बॉडी आपके रिस्पॉन्ड करेगी और आपको इस खतरनाक बीमारी से छुटकारा मिलेगा। खैर, आप ये समझ गए होंगे, और ये इसका वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी और सोर्स के बारे में जानकारी है, जिसमें समझाने को कुछ नहीं है, शुद्ध आपको याद रखना है। और ये गामा रेज अंतिम होती है, इनका सबसे तगड़ा फ्रीक्वेंसी होता है, सबसे छोटी वेवलेंथ होती है। फ्रीक्वेंसी ज्यादा होने से इनकी पेनिट्रेशन पावर काफी तगड़ी होती है, तो काफी चीजों को ये पेनिट्रेट कर जाती हैं। इन रेडियोथेरेपी, जैसे मैं बताया आपको कि जो कैंसरियस मैलिग्नेंट ट्यूमर्स होते हैं उनकी सेकाई में इसका इस्तेमाल करते हैं, काफी पेनिट्रेट कर जाती है। टू स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ एटॉमिक न्यूक्लाई और टू इनिशिएट सम न्यूक्लियर रिएक्शंस इनिशिएट करने के भी काम में आती हैं। और ये वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी रेंज और सोर्स आपके सामने, इसको आपको याद कर लेना चाहिए। अब एक छोटा सा सवाल है, दिमाग लड़ाएंगे और कर लेंगे, मेरे ख्याल से जरूर करेंगे। इस तरह के आते हैं, आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम विच इज सुटेबल फॉर रडार सिस्टम यूज्ड इन एयरक्राफ्ट नेविगेशन। अब आप ये निश्चित तौर पे बता दें, कमेंट करके बताइए क्या आंसर दिखता है। वैसे तो मैं बता दूंगा, बिना देखे पॉज कर लीजिए वीडियो और चारों का आंसर करने की कोशिश कीजिए, बाकी मैं आंसर बता ही रहा हूं। देखिए, आपको पता है कि रडार सिस्टम या एयरक्राफ्ट नेविगेशन में माइक्रोवेव्स काम आती हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। दूसरी बात, एडजेसेंट टू द लो फ्रीक्वेंसी एंड ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में लो फ्रीक्वेंसी एंड पे, तो सबसे कम फ्रीक्वेंसी किसकी होती है, रेडियो वेव्स की, तो ये रेडियो वेव्स हो गई। नंबर 3, प्रोड्यूस्ड इन न्यूक्लियर रिएक्शंस,
तो न्यूक्लियर रिएक्शंस में बनती हैं गामा रेज, तो वो न्यूक्लियर रिएक्शंस में पैदा होती हैं। अगली बात, प्रोड्यूस बाय बम्बार्डमेंट ए मेटल टारगेट बाय हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन्स, ये बनती हैं एक्स रे। तो ये इनका जवाब हो गया एक एक शब्दों का, लेकिन आपको पता होना जरूरी है। इस तरीके से हर टॉपिक जो इस चैप्टर में था हमने रिवाइज कर लिया। वीडियो खत्म करने से पहले छोटा सा रिमाइंडर कि अगर स्कूल के टीचर से पढ़ते वक्त फिजिक्स टफ लग रही है, न्यूमेरिकल नहीं बनने, डेरिवेशन नहीं निकल रहे, मन नहीं कर रहा पढ़ने का क्योंकि वो इस तरह पढ़ा रहे हैं टफ लैंग्वेज में कि पल्ले नहीं पढ़ रहा है, तुरंत मेरे साथ द्रोणा 2.0 में जुड़ जाइए। मैं स्वयं फिजिक्स की क्लास लेता हूं लाइव, जिससे आपको टॉपिक आसान लगेंगे, न्यूमेरिकल डेरिवेशन बनेंगे। एनसीईआरटी एक्सरसाइज का हर वीडियो का हर क्वेश्चन का सोल्यूशन मैंने खुद सरल भाषा में रिकॉर्ड किया, वो आपको मिलेगा। एनसीईआरटी एग्जाम्पल, पूरी किताब के एनसीईआरटी फिजिक्स के, वो भी मिलेगा वीडियो सोल्यूशन, मैंने स्वयं इजी भाषा में रिकॉर्ड किया है। यही नहीं, पिछले 10 साल के जो पीवाईक्यूज हैं, सेलेक्टेड पीवाईक्यूज पिछले 10 साल के, वो भी उनका वीडियो सोल्यूशन मैंने रिकॉर्ड किया है, वो भी आपको मिलने वाला है। और चैप्टर वाइज वर्कशीट भी मिलेगी जिसमें 20 से 25 क्वेश्चन होंगे फुली सॉल्व। तो आप इसको अगर द्रोणा को ले लेते हैं तो कुछ और लेने की आवश्यकता नहीं है, सारा काम बन जाएगा। बहुत ही नॉमिनल फीस है, चलते चलते हंसते हंसते पे करके आप जुड़ सकते हैं। तो जो बच्चे द्रोणा में शामिल होना चाहते हैं, एनरोल होना चाहते हैं, वो अरविंद एकेडमी ऐप को डाउनलोड कर लें, द्रोणा के कोर्स में जाएं, वहां आई एम इंटरेस्टेड का बटन दिखेगा, क्लिक कीजिएगा, आपको मैसेज आ जाएगा व्हाट्सएप पर भी और टेक्स्ट मैसेज भी, उस पे पेमेंट लिंक होगा। पेमेंट करते ही आप मेरे साथ जुड़ जाएंगे द्रोणा में और निश्चित तौर पे आपकी समस्याएं दूर हो जाएंगी। बस आपको पढ़ना रहेगा, बाकी सब बढ़िया चकाचक। खैर, ये जो वीडियो बनाया मैंने आपके लिए काफी मेहनत प्रेजेंटेशन बनाने में की है। अगर आपको ये मेहनत आपके लिए हेल्पफुल और आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मेरी कोशिश रहती है कि कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स को भी मैं आसान से आसान भाषा में आप तक लेके आऊं, क्योंकि टीचर का काम ही यही है, इंटरेस्टिंग लैंग्वेज, इजी लैंग्वेज और मजेदार तरीके से पढ़ाना, जिससे आपको रियल कॉन्सेप्ट, गलत भी नहीं, रियल डिटेल्ड कॉन्सेप्ट आसानी से समझ जाएं। वही मुझे करने में मजा आता है। तो और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो अरविंद एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जहां फिजिक्स के टॉप क्वालिटी कंटेंट सुपर इजी लैंग्वेज में आपको मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले वीडियो में अच्छे टॉपिक के साथ, सरलतम भाषा के साथ। थैंक यू वेरी मच, गुड लक टू यू। आपके मोटिवेटिंग कमेंट का मैं वेट करूंगा, क्योंकि वो पढ़ के मुझे जोश आता है और अच्छा मैं आपके लिए पढ़ाई के वीडियोस बनाना चाहता हूं। थैंक यू, गुड लक टू यू, बाय बाय।